केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित में लिए कई फैसले। किसान कहीं भी बेच सकेगा उत्पादन। अनाज, तेल, तिलहन, दाल आदि आवश्यक वस्तु अधिनियम से किए गए बाहर। सोमवार को जारी होगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम। 11वीं में विज्ञान संकाय लेने वालों की ही ली जाएगी विज्ञान विषय की परीक्षा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान। जुलाई माह में खोले जा सकते हैं स्कूल। पहले 10वीं से 12वीं तक के छात्रों की कक्षाएं होगी शुरू। और अगस्त के अंतिम सप्ताह में बुलाया जा सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया, सदन की कार्यवाही में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा पूरा ख्याल। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसानी के लिए हुई घोषणाओं पर आज मुहर लगा दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से कई कृषि उत्पादों को बाहर करने की घोषणा को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब किसान योजना के अनुसार इनका भंडारण कर बिक्री कर सकते हैं। किसानों की ये मांग 50 सालों से थी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। उन्होंने बताया कैबिनेट ने 6 बड़े फैसले लिए हैं। अब किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा। उसे ज्यादा दाम देने वालों को उत्पादन बेचने की आजादी दी गई है। वन नेशन वन मार्केट की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। इसके लिए कानून बनेगा। उन्होंने बताया कि वाणिज्य और उद्योग जगत के हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगी। इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक और अनुकूल देश बनेगा। फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का भी निर्णय हुआ है। फार्माकोपिया कमीशन होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन होगी। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हर मंत्रालय में होगा, वो जो प्रोजेक्ट्स उनके मंत्रालय के दायरे के अंदर आएंगे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे। उनको जमीन ठीक तरीके से मिले, जल्दी मिले। हर एक कल कारखाने के एस्टेब्लिशमेंट के समय कोई दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें तुरंत दूर हो। ये सारी व्यवस्था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 62 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किस्त के रूप में 10,315 करोड़ रुपए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार भवन निर्माण में लगे 2 करोड़ 3 लाख कामगारों को 4,312 करोड़ 82 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अप्रैल माह में लगभग 37 मीट्रिक टन खाद्यान्न और मई माह में लगभग 33 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया। 5,06,000 मीट्रिक टन दालें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त 9 करोड़ 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर बुक किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए भी राज्यों को करीब 29,000 करोड़ रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े परीक्षार्थियों के लिए खुशी की खबर है। शिक्षा बोर्ड सोमवार को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहा है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षाओं की स्थगित परीक्षाएं अब 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। हालांकि बोर्ड 10वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों को ही परीक्षा लेगा जो 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेंगे। बोर्ड ने तय किया है कि रोल नंबर वही रहेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए बोर्ड परीक्षा सेंटर बदल सकता है। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि 10वीं कक्षा की 4 विषयों की परीक्षा हो चुकी थी। उसी के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को आखिरी परीक्षा हुई थी। 19 मार्च से परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। अब 3 महीने लगभग बीतने वाले हैं, तो उसमें विद्यार्थियों ने कितनी तैयारी की होगी, कितनी नहीं की होगी लॉकडाउन के कारण से। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि सोमवार को 10वीं का परीक्षा परिणाम दिया जाएगा। तो बोर्ड ने तैयारी अपनी कर ली है। सोमवार को निश्चित रूप से हम 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम देंगे।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जुलाई महीने में स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके अनुसार ही स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करवाई जाएंगी। इसके बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं की कक्षाएं शुरू करने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि स्कूलों में सामाजिक दूरी के नियमों का ध्यान रखते हुए 50% बच्चे सुबह और 50% बच्चे शाम को बुलाए जाएंगे। इससे पहले स्कूलों में डेमो क्लास शुरू की जाएंगी, उसके बाद ही विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। हमने एक निर्णय लिया कि जुलाई मास में हम भी अपने स्कूल खोलने वाले हैं। इसका निर्णय हमने ले लिया और हम स्टार्टिंग जो है वो 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 क्लासों को पहले शुरू करेंगे। उसके बाद हम 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं इसको खोल लेंगे और उसके बाद जो छोटी क्लास है हमारी 1ली से 5वीं उस क्लासों को खोलने का हमने निर्णय ले लिया। 50% बच्चे हैं, लगभग 30 की क्लास होती है, तो 15 बच्चे सुबह के टाइम आए और 15 बच्चे शाम के टाइम आए, या फिर ऐसे है कि 15 बच्चे आ जाएं और 15 बच्चे कल आएँ, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। तो उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी और हमने एक डेमो भी रखा है, ताकि 4-5 स्कूलों में हम इस प्रकार के डेमो का आयोजन हमने किया है, ताकि इसको हम चेक करें कि कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। हरियाणा विधानसभा में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इस बारे में विधानसभा भवन में तैयारियां जारी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हम मॉनसून सत्र आयोजित करने को पूरी तरह से तैयार हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में सत्र बुलाया जा सकता है। विधायकों को दर्शक दीर्घा में समुचित दूरी पर बैठाकर सदन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। ये अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के फर्स्ट वीक में संभावित है। डेट्स तो सरकार तय करेगी, लेकिन जो ही हमें सरकार कहेगी हम सेशन बुलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के उसके लिए भी हमने विचार किया है, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए हम सत्र करने में सफल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1.0 में छूट दिए जाने के बाद प्रदेश में रोडवेज की अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर दी गई है। आज रेवाड़ी से 9 बसों का संचालन लोकल रूट्स पर शुरू किया गया। साथ ही रेवाड़ी से जयपुर, चंडीगढ़ और आगरा के लिए भी बसों का संचालन शुरू हो गया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। बस अड्डा इंचार्ज देवेंद्र तिवारी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए यात्रियों को बसों में सफर करवाया जा रहा है। सभी बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही यात्रियों को बैठाया जा रहा है। बिना मास्क यात्री को बस में बैठने की इजाजत नहीं है। सभी यात्रियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। वहीं अंतर्राज्यीय बस सेवा फिर से शुरू होने पर यात्रियों में खुशी का माहौल है। वे सरकार के प्रति आभार भी जता रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए थे, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए थे, उनकी पालना करवाई जा रही है। सभी यात्रियों को मास्क लगाकर यात्रा करने के लिए आदेश किए गए हैं। इसके अलावा चालक परिचालक को आदेश दे दिए गए हैं कि बस के अंदर जो यात्री सफ़र करते हैं वो बिना मास्क के यात्रा न करने दें। मास्क वगैरह सब ध्यान से लगाएं। 4 महीने बाद सरकार को धन्यवाद। स्थान पे जा रहे हैं हम लोग, अच्छा लग रहा है। अनलॉक 1.0 के लागू होते ही प्रवासी श्रमिकों ने अब काम पर लौटना शुरू कर दिया है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के शुरू होने के चलते अब ये श्रमिक अपने गृह प्रदेशों में लौटना नहीं चाहते। लॉकडाउन के कारण रोजगार बंद होने पर प्रवासी श्रमिकों ने अपने घर लौटना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों ने स्पेशल श्रमिक ट्रेनों और बसों के जरिए इन्हें भेजने की व्यवस्था की थी। पंजीकरण कराना जरूरी था। रोहतक जिले से लगभग 30,000 से ज्यादा श्रमिकों ने पंजीकरण कराया, जिसमें से लगभग 15,000 श्रमिक वापस अपने प्रदेश भेजे जा चुके हैं। सरकार द्वारा शर्तों के साथ दी गई छूट के चलते प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में श्रमिकों ने दोबारा रोजगार मिलने पर उन्होंने अपने घर जाने के लिए कराया गया पंजीकरण रद्द करवाना शुरू कर दिया है और वे खुश हैं। ज़्यादा खुश हैं। तो ये उन्होंने एक तरह से मैसेज भी दिया है कि मतलब एक माहौल जो शुरू में बना था कि पंजीकृत कराने का भी वापसी घर जाने का, वो जैसे जैसे अब ये फैक्ट्रियों में काम शुरू हुआ है या ट्रेड अपना शुरू हुआ है, तो अब इन लोगों ने वापस अपने काम पे लौटना शुरू कर दिया है। फैक्ट्री में उत्पादन दोबारा से शुरू हो गया है और हमारे सभी श्रमिक वापस आ गए हैं। जो श्रमिक जाना भी चाहते थे, सरकार की तरफ से ट्रेन की सुविधाएं शुरू होने के बाद
हमने उन सबको भी रोक लिया है और वो सब काम पे लौट आए हैं। और हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो कि इतने प्रयास कर रही है इस बीमारी से निपटने के लिए। कंपनी चालू हो गई फिर घर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अगर कंपनी बंद रहती तो चले जाते हैं, लेकिन कंपनी चालू होगी तो जाके क्या करेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाया तो सर काम चल रहा है अच्छा, अपना रोजी रोटी मिल रहा है, अपना सब कुछ सारा सुविधा मिल रहा है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। घटते जलस्तर को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार कई प्रकार के विशेष अभियान चला रही है। किसानों व आमजन को जागरूक किया जा रहा है। किसान भी इस समस्या को बखूबी समझ रहे हैं। करनाल के गांव रमाना रमानी के निवासी किसान भजनलाल कंबोज ने वोटर रिचार्ज करने का एक नया तरीका निकाला है। भजनलाल जब बारिश के कारण फसलों के डूबने से परेशान थे तब उन्हें ये विचार आया था। उन्होंने जमीन की सतह से 4 फुट नीचे बोरिंग के चारों तरफ ईंटों का कुआं बनाकर बोरिंग के चारों तरफ जाल में लगाया। इसके ऊपर मच्छरदानी नुमा फिल्टर लगाया। इस सिस्टम से पानी को जमीन के अंदर भेजा जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि जमीन का जलस्तर ऊपर आएगा। ऊपर फिल्टर लगने से बोरिंग के अंदर किसी भी प्रकार का दूषित पानी व कोई भी कीट नहीं जा सकेगा। वर्षा का पानी नीचे जाने से पानी की क्वालिटी भी सुधरेगी और इस तरह से वोटर रिचार्ज होता जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 65 से 70 हज़ार रुपए तक का खर्चा आता है। भजनलाल ने सरकार से इस प्रोजेक्ट पर सब्सिडी देने की मांग की है ताकि कोई भी किसान आसानी से अपने खेत में इसे लगा सके। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर आदित्य डबास ने इसे एक अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये बेहद सराहनीय कार्य है और बाकी लोगों को भी इन तरीकों को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से पानी की बचत होगी और बारिश के पानी का बेहतर प्रयोग हो सकेगा। इन गांव के अंदर किसान ने जो सिस्टम लगाया हुआ है, जो एक्सेस वाटर है, जो ज़्यादा पानी था वहाँ के खेत में, वो बह के बाहर ना जाए, दूसरी क्रॉप को नुकसान ना करे, इसलिए उसने बोरिंग करके उस पानी को अपने खेत के अंदर ही, ज़मीन के अंदर ही उस पानी का जो सिस्टम बनाया है वो एक दूसरे किसानों के लिए भी, और जो ऐसे किसान भाई हैं जहाँ सूखे की समस्या रहती है, या आप ये समझ लीजिए कि पानी जब बारिश के मौसम में हम पानी को संचय कैसे करें, एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। वाटर रिचार्ज के लिए हमने बोरिंग किया है जिसके ऊपर 65-70 हज़ार रुपये खर्चा आया है। तो इसको दूसरा बचाने के लिए एक तो फसल बच जाती है, दूसरा ये है कि वाटर लेवल ऊपर आएगा, जो पानी की समस्या है जो वो ख़त्म हो जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने एजुकेशन वर्ल्ड की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश भर के विश्वविद्यालयों में 68वां स्थान हासिल किया है। इसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में पहला स्थान पाया है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश साहनी ने बताया कि 2020-21 की जारी रैंकिंग में कई मूल्यांकन के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ये रैंक प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र A+ स्वायत्त विश्वविद्यालय है। एक बार फिर देश के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की सूची में शामिल होना विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर साहनी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। विश्वविद्यालय का बेहतरीन आधारभूत ढांचा इसे देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में शामिल करता है। विश्वविद्यालय के लिए, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और NAC द्वारा जिसको A+ ग्रेड दिया गया है, उसको 68वां स्थान मिलना एक अच्छी उपलब्धि है। और हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले समय में हम इसको और ऊपर लेके आएँ, इस रैंकिंग को, और पहले 20 में इसका स्थान आ जाए। इसके लिए हम कार्यरत हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित में लिए कई फैसले। किसान कहीं भी बेच सकेगा उत्पादन। अनाज, तेल, तिलहन, दाल आदि आवश्यक वस्तु अधिनियम से किए गए बाहर। सोमवार को जारी होगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम। 11वीं में विज्ञान संकाय लेने वालों की ही ली जाएगी विज्ञान विषय की परीक्षा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान। जुलाई माह में खोले जा सकते हैं स्कूल। पहले 10वीं से 12वीं तक की कक्षा छात्रों की कक्षाएं होंगी शुरू।
और अगस्त के अंतिम सप्ताह में बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र का मॉनसून सत्र। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया, सदन की कार्यवाही में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा पूरा ध्यान। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।